नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आपके अपने YouTube चैनल जागरव एकेडमी पर फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम फिर से लेकर आए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी नए साथियों से कहना चाहूँगा जो पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कोट ऑफ द डे। ये जीवन है साहिब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, परेशानी भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, बस उनसे घबराना नहीं है। जब परेशानी या मुश्किलें आती हैं तो दोस्तों कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है उसको सुलझाने का। और दोस्तों बस हताश नहीं होना है, निराशा नहीं रखनी है अपने मन में, आशा के साथ ही दोस्तों बढ़ते जाना है अपने लक्ष्य की ओर। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किसे 2 साल के लिए फिर से राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से हमारे पास ए दिया मिर्जा, बी प्रियंका चोपड़ा, सी दीपिका पादुकोण और डी आलिया भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को 2 साल के लिए फिर से नेशनल गुडविल एम्बेसडर यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसके अलावा बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो ये नेशनल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनिसेफ के लिए 2006 में। और दोस्तों इसी के साथ ये ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं यूनिसेफ के लिए फिर से 2016 में। इसके अलावा बात करें दीपिका पादुकोण की दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण के द्वारा द लिव लव लाव फाउंडेशन की स्थापना की गई है। लिव लव लाव फाउंडेशन जो दोस्तों मेंटल अवेयरनेस, जो मेंटल हेल्थ है उसमें अवेयरनेस लाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और 2020 में इसके लिए इनको क्रिस्टल अवार्ड भी दिया जा चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसके अलावा बात करें दोस्तों आलिया भट्ट की, तो दोस्तों इन्होंने फेसबुक लाइव के साथ 2018 में एक कैंपेन चलाया था फाइंड योर ग्रीन, फाइंड योर ग्रीन कैंपेन था दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और दोस्तों इसके अलावा इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एक नज़र डाल लेते हैं। बात करें दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, तो दोस्तों ये जिम्मेदार है किसके लिए, जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो पर्यावरण से संबंधित एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। बात करें दोस्तों इसके अध्यक्ष की, तो वो हैं इंजर एंडरसन। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों वो है नैरोबी केन्या में, और इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। ऑप्शन से हमारे पास है 60 साल, बी 59 साल, सी 58 साल और डी 62 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 59 ईयर्स यानी कि 59 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों तमिलनाडु जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने जो रिटायरमेंट की जो एज थी उसको 58 से 59 कर दिया है। और इसके तहत जितने भी स्टेट लेवल पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसके तहत सारे अध्यापक जो चाहे वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हैं, और इसके साथ ही जो स्टेट की जो पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स हैं यानी कि PSU, उसके तहत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों इमीडिएट इफ़ेक्ट से ही प्रभावी हो गया है। दोस्तों बात करें कि ऐसा क्यों किया गया है, तो जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट पर DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी देना होता है। और दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तमिलनाडु सरकार के ऊपर, यानी कि एक तरीके से बोझ होता। और इसी को कम करने के लिए इन्होंने 1 साल बढ़ा दिया है ताकि उनको कुछ समय मिल सके इकोनॉमी को रिकवर करने में। दोस्तों अगर सर्वे की बात करें तो 2020-21-22 में करीब 20% गवर्नमेंट स्टाफ रिटायर हो जाएगा अगर उसकी रिटायरमेंट एज रहती है 58। तो इसी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया है। और दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा मनी को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन फिर भी 1200 करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है, जो कि सरकार को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु सरकार की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं EK पलानीसामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, और दोस्तों तब इसका नाम था मद्रास।
और इसको तमिलनाडु कर दिया गया 14 जनवरी 1969 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए रसिया, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी चाइना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चाइना। चाइना के द्वारा ही लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके द्वारा तियानवेन-1 जो मार्स मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली। बात करें दोस्तों रशिया की, तो रशिया के द्वारा आर्कटिक एम जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है, जो वहाँ के जलवायु परिवर्तन को मॉनिटर करेगा। बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और नासा के द्वारा ही दोस्तों सनराइज मिशन और मार्स हेलीकॉप्टर मिशन इंजेन्युइटी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के द्वारा 2022 में स्पेस में मानव को भेजने की योजना है। तो दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ये जो लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा सक्सेसफुली, इसको चाइना के हेनान की वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये रॉकेट बहुत ही ज़्यादा मैसिव व्हीकल है और इससे भविष्य में चाइना को जो स्पेस में मानव को भेजने की योजना है उसमें मदद मिलेगी, और इसी के साथ जो उसका स्पेस स्टेशन प्रोग्राम है त्यांगोंग, उसको भी सक्सेसफुली डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। बात करें दोस्तों चाइना की, तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी की बात करें रेनमिनबी, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मृति और सम्मान का दिन हर साल डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 3 से 4 मई, बी 6 से 7 मई, सी 8 से 9 मई और डी 10 से 11 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8 से 9 मई, यानी कि हर साल 8 से 9 मई को स्मृति और सम्मान का दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? जिन लोगों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाई है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें, पहली बार डिक्लेयर किया गया था यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2004 में। और उसके अलावा दोस्तों इस स्मरणोत्सव को मनाने के लिए 2010 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एनजीओज़ हैं और मेंबर कंट्रीज़ हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि वो इस दिन इसको सेलिब्रेट किया जा सके। बात करें दोस्तों सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा राज्य स्कूली बच्चों को मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी झारखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की, तो पहला राज्य बन गया है पूरे देश में जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड कराएगा सभी स्कूली बच्चों के लिए। दोस्तों इस कार्य को किसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है? जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और लोकल टीचर्स हैं, उनके द्वारा जो राशन है घर घर बच्चों को भेजा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अप्रैल से ही लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं। दोस्तों बात करें इस मिड डे मील की, तो दोस्तों इसके अलावा 117 करोड़ रुपए जितने भी बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये राशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है 56,87,000 बच्चों को, जिसके ये डोर टू डोर मिड डे मील स्कीम है, जिसके तहत ये राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात करें वो हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एक मोबाइल ऐप आयुष संजीवनी लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से हमारे पास ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी राजनाथ सिंह और डी अमित शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनके द्वारा आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, तो दोस्तों ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं। और राजनाथ सिंह की बात करें तो दोस्तों ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं।
इसके अलावा बात करें दोस्तों अमित शाह की, तो ये होम मिनिस्टर हैं। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों बात करें इसकी आयुष की, तो दोस्तों आयुष बेस्ड जो स्टडीज़ हैं कोविड-19 सिचुएशन से इसके दायरे में लाई गई हैं। इस ऐप को डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी यानी कि आयुष, और इसी के साथ इन्वॉल्व है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये जो आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप है एक तरीके से डाटा प्रोवाइड कराएगी किस पे, कि जितनी भी पॉपुलेशंस है और उस पर उसके क्या असर हैं और प्रिवेंशन यानी रोकथाम में कितना उसका प्रभाव है। दोस्तों इसका जो टारगेट है वो करीब 50 लाख पीपल्स का है, कि 50 लाख लोगों तक इसको पहुंचाया जाए कम से कम, और डेटा को कलेक्ट किया जाए कि उससे संबंधित क्या रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। बात करें दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी, आयुष, तो दोस्तों वो हैं श्रीपाद यशो नायक। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कोयर बोर्ड के साथ किस संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से हमारे पास है IIT दिल्ली, बी IIT कानपुर, सी IIT मद्रास और डी IIT रुड़की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी IIT मद्रास ने ही कोयर बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों कोयर बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ 7 मई को। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना है, जिसके तहत जो कोयर है उसका विशेष रूप से या जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके साथ संयोजन करके अनुप्रयोग किए जा सकें। इसी के साथ दोस्तों CGT यानी कोयर जियो टेक्सटाइल का उपयोग जो किया जाएगा किस किस में, जितने भी ये ढलान्स होते हैं या तटबंध होते हैं या नदी तटबंध होते हैं और जो खदानों में जो ढलान होते हैं वहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है यानी कि मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो रूरल एरियाज़ में है इसका उपयोग किया जाएगा रोड्स बनाने में यानी कि सड़क बनाने में, जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में सड़क की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो फोकस करेगा किस पे, एक्सटेंड द रिसर्च वर्क यानी कि शोध कार्य को बढ़ाने पर किसकी सहायता से, IIT मद्रास के सपोर्ट से कोयर सेक्टर में। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन से हमारे पास है सुरक्षित परिवार अभियान, बी सुरक्षित दादा दादी अभियान, सी सुरक्षित नाना नानी अभियान और डी सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान। तो दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पहले आएगा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें नीति आयोग ने ये जो वर्चुअल कैंपेन शुरू किया है किसके एसोसिएशन में किया है, तो दोस्तों वो क्या है, पीरामल फाउंडेशन के एसोसिएशन में, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके कोविड-19 पेंडेमिक से। दोस्तों इसी के तहत उनके जो हेल्थ और लाइफ स्टाइल है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी कि जो भी आवश्यक कदम है रोकथाम के लिए उनको उठाया जाए ताकि उनको कोविड-19 पेंडेमिक से बचाया जा सके। दोस्तों सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के तहत 2.9 मिलियन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दोस्तों दायरे में लाया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पर हैं, 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। किस किस राज्य के हैं दोस्तों ये, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी कि इन सभी राज्यों में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कोविड-19 पेंडेमिक से कैसे बचाया जा सके और क्या हेल्थ और लाइफ स्टाइल इस वक्त फॉलो किया जाए, इन सबको प्रोवाइड किया जाएगा वर्चुअल मीडियम से। दोस्तों बात करें नीति आयोग की, स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2015 में। इससे पहले इसके स्थान पर था प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। दोस्तों बात करें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की, वो है राजीव कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव है अमिताभ कांत, और दोस्तों इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वर्तमान में कौन है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी।
तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत द्वारा ब्राज़ील में राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से हमारे पास ए सुरेश के रेड्डी, बी दीपक मित्तल, सी पीयूष श्रीवास्तव और डी जयदीप मजुमदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेश के रेड्डी, जिनको ब्राज़ील में राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। बात करें दोस्तों दीपक मित्तल की, तो दोस्तों ये कतर में हैं भारत के राजदूत। और बात करें पीयूष श्रीवास्तव की, तो दोस्तों ये बहरीन में हैं भारत की तरफ से राजदूत। और जयदीप मजुमदार की बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रिया में हैं भारत के राजदूत। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बात करें सुरेश के रेड्डी की, जिनको अभी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्राज़ील में, और दोस्तों इस बात की घोषणा की गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। और हम बात करें विदेश मंत्री की, तो दोस्तों वो हैं एस जयशंकर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और करेंसी की बात करें दोस्तों वो है ब्राज़ीलियन रियाल। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन से हमारे पास ए जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, बी रिचर्ड एच वेरिंग, सी निकोलस सी कोप्स और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी इन सभी तीनों को मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों 2020 मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज इन तीनों को दिया गया है, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वेरिंग और निकोलस सी कोप्स। किसके लिए दिया गया है? दोस्तों फॉरेस्ट सेक्टर में इन्होंने एक मॉडल पर कार्य किया है जो प्रिडिक्ट करता है फॉरेस्ट ग्रोथ इन चेंजिंग क्लाइमेट। दोस्तों इस मॉडल का नाम है 3PG साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ। दोस्तों इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया गया है? किंग कार्ल गुस्ताव 16वें जो स्वीडन के हैं, इनके द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। और इस पुरस्कार की जो प्राइज मनी है दोस्तों वो है 2 मिलियन क्रोनर। दोस्तों थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज की। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी स्टोरा कोपसबर्ग बार्गलेज एबी के द्वारा 1980 में एक एनुअल मीटिंग में। और किसके सम्मान में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी? जो डॉक्टर मार्कस वॉलनबर्ग हैं, उन्होंने सदस्य और चेयरमैन रहते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विशेष कार्य किया, यानी विशेष सेवाएं दी। इसके सम्मान में मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज की स्थापना की गई। दोस्तों इस प्राइज का जो उद्देश्य है वो क्या है वो जान लेते हैं। टू रिकॉग्नाइज, एनकरेज एंड स्टिमुलेट पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स विच कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ब्रॉडनिंग नॉलेज एंड टू टेक्निकल डेवलपमेंट विद इन द फील्ड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज। मतलब जितने भी साइंटिफिक अप्रोच हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोत्साहित करना और पथ प्रदर्शक के रूप में उनको महत्व देना, ताकि वो महत्वपूर्ण योगदान दे सकें किसके? नॉलेज के व्यापक बनाने में और तकनीकी विकास में, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसमें? फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि वानिकी और जो वन उद्योग है उनका क्या महत्व है, इसके लिए इनके क्या कार्य किए जाएं, क्या साइंटिफिक अप्रोच प्रयोग में लाए जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो और ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और सभी से मेरी अपील है, लॉकडाउन के समय में निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ।